माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी ऑनर्स थर्ड ईयर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को, उसको हम और थोड़ा सा कल किया था उस पर और फोकस करेंगे, क्योंकि इसका मेनली लिमिटेशन ऑफ सीएफटी को समझने के बाद ही हम क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सीएफटी की लिमिटेशन क्या है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ऑल्दो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, but this theory has serious limitations. There are several experimental and semi-theoretical arguments that can be presented against the assumption that the splitting of d orbital is the result of electrostatic effect and bonding between metal and ligand is ionic. In CFT, the metal ion and ligands are considered as point charge. Actually, this was taken for simplicity, but there is no number of structures species actually present in chemistry which can be considered as point charge. In CFT, the nature of bond between metal and ligand is considered as purely electrostatic, example ionic, but actually from the NMR, ESR, NQR spectra of complex, it is proved that there is some covalent character present in metal ligand bond. If ESR spectrum of any paramagnetic substance is taken, then form of spectra will show मेनली CFT का एक तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है और इसकी आयनिक बॉन्ड है, इस पे इन्होंने फोकस नहीं कर पाए थे। तो एक तो ये मेन था इसका अंतर। दी EPR स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स शो टाइप ऑफ ligands and metal ligands. The splitting pattern that arise prove the metal ligand bonding of unpaired metal electron with magnetic nuclei with ligand. CFT cannot explain the nature of ligands as strong or weak. So from CFT we cannot say that YOH is stronger ligand than S2. ये भी एक्सप्लेन CFT में इस चीज़ की जो बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि ये लिगेंडों की नेचर को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं इसमें। इसकी वजह से इसके मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में शो करते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें पैरामैग्नेटिक व्यवहार दिखाएंगे, और वही पेयर्ड पर वो किस पर डिपेंड करेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक है।
उसमें हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा। तो इसको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में काम समर्थ नहीं थी या नहीं समझा पाए, इस वजह से भी इस CFT थ्योरी थी वो सक्सेस नहीं हुई। CFT डज नॉट कंसिडर्ड एनी पाई बॉन्डिंग फॉर्म इन कॉम्प्लेक्स, और साथ के साथ ये भी नहीं समझा पाए कि जो पाई बॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो पाई बॉन्डिंग फॉर्म में किस तरह से बनते हैं, उनमें पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई वन या किस तरह के पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको भी ये समझाने में तो मेनली इसकी मेन एक तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के मध्य अंतर को नहीं समझ पाए, पाई बॉन्डिंग को नहीं पाए गए, और स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड पे फोकस नहीं किया, बल्कि इन्होंने सिर्फ मेटल लिगेंड पे ज़्यादा फोकस, मेटल पे फोकस किया था, लिगेंड की नेचर पे इन्होंने फोकस नहीं किया। तो ये इसकी मेन कमियां थी। उसी कमियों को ध्यान में रखते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इस्टेब्लिश किया था, और उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि इसको और कैसे बेहतर समझाया जाए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड with help of linear combination of atomic orbital in LCAO method से समझाया था इसको। The important features of MOT are as the follow. First, the nature of a bond between metal and ligand is not purely electrostatic, i.e. ionic. There is some covalent character in metal ligand bond. यानी इन्होंने एक तो मैंने क्या कहा था कि इनके मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसको भी को एक्सप्लेन करने के लिए की, और दूसरा जो कोवलेंट करेक्टर मेटल लिगेंड के बंद है उसको समझाने, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ कहा था कि सिर्फ कौन सा बंद पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बंद ही पाया जाता है, इसी को इन्होंने क्या फोकस किया था, जबकि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी। इसको तो इन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा और कोवलेंट बॉन्ड पे फोकस किया उसको समझाने के लिए। टू एक्सप्लेन द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग contain covalent character, it's necessary to consider the overlapping between metal and ligand orbitals। यानी उन्होंने पूरी तरह एक्सप्लेन किसको समझाने की कोशिश की, मेटल और लिगेंड के मध्य जितनी ओवरलैपिंग होगी उतनी ही बंद, यानी आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही थ्योरी को एक्सप्लेन करने में कि बॉन्डिंग किस तरह की, ओवरलैपिंग कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, उसी के आधार पर मेटल लिगेंड बॉन्ड को उन्होंने समझाया। ओनली दीज orbital can overlap to each other which are first not more differ in energy, mean energy of combining orbitals should be roughly equal। इन्होंने ये कहा कि भाई नॉट मोर डिफर यानी ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए, पर एनर्जी इसकी क्या होनी चाहिए, जब इसका कॉम्बिनेशन होगा ऑर्बिटल्स का लगभग समान होनी चाहिए। दूसरा, कंबाइनिंग एटम ऑर्बिटल शुड कम नियर टू ईच अदर इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक इसकी क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, जब भी इनमें ओवरलैपिंग होगी तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो उसकी क्या होगा, बंद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। थर्ड कहा था द सिमेट्री ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी सेम एंड शुड रिमेन अनचेंज व्हेन दे रोटेट अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। यानी या तो चेंज नहीं होना चाहिए, और या फिर वो क्या होंगी, रोटेट किसके, अलोंग द बॉन्ड एक्सिस के मध्य होंगी, जब भी इसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। द ओवरलैपिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू LCA मेथड है, यानी LCA मेथड के अकॉर्डिंग ही उसमें ओवरलैपिंग होगी। और अगला जो पॉइंट उन्होंने कहा, ओवरलैपिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स मस्ट टेक प्लेस एज मच एज पॉसिबल। एंड नेक्स्ट, द नंबर ऑफ resultant
molecular orbital after overlapping is equal to the number of atomic orbital participating in overlapping. And next, MOT permit the overlapping between vacant, फुलफिल्ड एंड हाफ फुलफिल्ड, यानी उन दोनों को भी परमिट कर रही थी कि फुलफिल हों या वैकेंट हों, जो कि आप इस हाइब्रिडाइजेशन में भी देखते थे. एंड व्हेन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल आर इन सेम फेज दीज द रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो इसको इन्होंने जो फोकस किया था कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही आपके क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्ट्रॉन्ग बनाएगी और इसको समझाना कोवलेंट बॉन्ड को आसान होगा. तो ऑर्बिटल विल बी मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एग्जाम्पल, रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव less energy than atomic orbital. Such type of molecular orbital known as a bonding molecular orbital. यानी बॉन्ड, एक तो बॉन्डिंग इसमें बंद बनेंगे, दूसरा when combining atomic orbital are in opposite phase then resultant molecular orbital will be less stable than atomic orbital. Such type of resultant molecular orbitals known as a anti-bonding molecular orbital. दूसरा जो टाइप का जो बंद बनता है, पहला तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बॉन्डिंग था, दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी उसकी एनर्जी में अंतर आएगा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम होगी और उसकी ज़्यादा होगी ऑर्बिटल की, तो उसमें क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. The orbital which do not participate in overlapping remain non-bonding. और जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसमें, बंद बनाने में, उनको उन्होंने क्या कहा, नॉन बॉन्डिंग, जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते. तो तीन तरह के उन्होंने कहा कि ये बंद बनते हैं. अकॉर्डिंग टू MOT वी कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट the energy level diagram for a given complex which show possible overlapping between metal and ligand orbital and energy order of various bonding, anti-bonding and non-bonding molecular orbitals. Electron distribution in bonding, non-bonding and anti-bonding molecular orbital is done according to Hund's rule. N plus Lnium and रूल पॉली प्रिंसिपल. तो यानी आप जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वही जो पिछले अपन ने पढ़ा है कि सारे आपके N प्लस का एलनियम, हुंस रूल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, इन सब के अकॉर्डिंग ही उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कि बॉन्डिंग में, फिर एंटी बॉन्डिंग में यदि उसकी एनर्जी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो बीच में आपके नॉन बॉन्डिंग में आते हैं. तो इट मीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एट ए फर्स्ट, देन इलेक्ट्रॉन गोज इनटू नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जो हमने पहले पढ़ा है उसी की तरह कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग में जाते हैं, बॉन्डिंग के बाद नॉन बॉन्डिंग में, और जब एनर्जी उनकी और ज़्यादा है तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उनमें उसी सिस्टम से फिलअप करेंगे. और कंसेप्ट उनके सारे के सारे जो आप पहले पढ़ते आए हो 12th क्लास वाले, वही कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल, N प्लस L के नियम एनर्जी के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं. तो ये एक इसके जनरल थ्योरी है इसकी कि इन चीज़ों को अपने को क्या ध्यान में रखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जब समझेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, इन सब की अपने को क्या देखना है कि किस क्रम में इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा उसको आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. बॉन्डिंग
ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है या कम होती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पर एनर्जी जो भरने का क्रम है वो यही इसी तरह से चलेगा जो पिछली उसमें देखा है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग का जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं उनकी एनर्जी गैप कितना है, वो आप जब इस पे और डिस्कस करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल पहले जो आपके हैं उनको करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे।